जो 14 से 15% जो मुस्लिमों की वोट बैंक है, उसकी राजनीति बीजेपी वहां पर करने वाली नहीं है। सीधे तौर पर 85 से 86% वोट बैंक की राजनीति बीजेपी वहां पर करने वाली है और हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल बीजेपी खुले तौर पर मंचों से इस बार खेलने वाली। चिराग पासवान को बीजेपी ने इसीलिए लिया है ताकि वहां की जो दलित समाज की वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ मिल सके। बीजेपी सेंधमारी करने में बिल्कुल भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है क्योंकि आदिवासी वोटरों की जो संख्या है वो लगातार हेमंत सोरेन के साथ हमेशा से दिखती है और इस बार भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ ही वो आदिवासी वोट बैंक तब्दील होगी वोटों में। चिराग पासवान 2019 के विधानसभा चुनाव भी झारखंड में उन्होंने लड़कर देख लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी लड़कर देख लिया है। किसी भी सीट पर इन दोनों नेताओं के पार्टी को सफलता नहीं मिली। गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को एक सीटें मतलब बीजेपी की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी नाखुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। झारखंड विधानसभा चुनाव अभी चर्चा में है, तारीख भी आ चुकी है। कुछ देर पहले ही अभी वहां पर सीट बंटवारे हुई है। अब सीट बंटवारों को भी लेकर एक अलग सियासत चल रही थी, अभी भी चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली। अब इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी। झारखंड में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी चाह रही थी एनडीए सरकार से कि वहां हमें मन मुताबिक सीटें ज्यादा मिले, लेकिन कितनी सीटें मिली और मिली भी तो इतनी कम क्यों मिली? देखिए, साफ तौर पर यह जाहिर है कि नीतीश कुमार पहले भी झारखंड में चुनाव लड़ चुके हैं। चिराग पासवान 2019 के चुनाव में भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार रखा था, लेकिन जो रिस्पांस उनके पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को मिलना चाहिए वह बिल्कुल भी नहीं मिला था। नीतीश कुमार की पार्टी को 1% से भी कम वोट प्राप्त हुआ था। तो उन सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें सिर्फ यानी जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दी है। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को एनडीए में यानी कि बीजेपी की तरफ से मात्र एक चतरा विधानसभा सीट उन्हें दिया गया है, जिस पर पहले से आरजेडी जीती हुई है। और सीधे तौर पर देखा जाए बीजेपी की, तो बीजेपी 68 सीटों पर अकेले लड़ेगी और दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी दल आजसू बनकर सामने आई है, जिसको बीजेपी ने 10 सीटें दे रखा है। भले ही चिराग पासवान लगातार प्रेशर करते आ रहे थे, लगभग पिछले 1 साल की हम बात कर लें तो 1 सालों से चिराग पासवान झारखंड चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटे हुए थे। तमाम उनके नेता जोर शोर से लगे हुए थे कि कम से कम प्रेशर करके 5 से 10 सीटों कम से कम 5 से 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ पाए गठबंधन के साथ। लेकिन यहाँ गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को 1 सीटें मतलब बीजेपी की तरफ से दी गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी नाखुश हैं। अभी तक चिराग पासवान के पार्टी जो है लोजपा रामविलास पार्टी के नेताओं की तरफ से किसी का भी इस पर प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है, यानी कि नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है कि बीजेपी से झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान बिल्कुल नाराज हैं। रही बात जनता दल यूनाइटेड की यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, तो जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 2 सीट से संतुष्ट होना पड़ा है। नीतीश कुमार भी लगातार संजय झा के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स करवाने का काम कर रहे थे। संजय झा लगातार पिछले 7-8 महीनों से मतलब कि जब से राज्यसभा सांसद बने हैं तब से उनकी ड्यूटी झारखंड में ही लगा दी गई थी और झारखंड पूरे राज्य में संजय झा घूम घूम करके जेडीयू पार्टी की झंडे को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार यह कह रहे थे कि 20 से 25 सीटों पर जेडीयू पार्टी यहां पर फाइट करेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट दिया गया है। तो नीतीश कुमार की पार्टी भी बिल्कुल नाराज है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आखिरकार नीतीश कुमार कर भी क्या सकते हैं या फिर चिराग पासवान कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान 2019 के विधानसभा चुनाव भी झारखंड में उन्होंने लड़कर देख लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी लड़कर देख लिया है। किसी भी सीट पर इन दोनों नेताओं के पार्टी को सफलता नहीं मिली। अब नाराजगी जाहिर सी बात है कि 2 सीट पर महज सिमट जाना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की पार्टी का दूसरे प्रदेशों में और वो भी बगल वाले राज्य में, यह साफ तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के लिए शायद बेहतर संकेत नहीं है। और झारखंड में मतलब कहले प्रेशर पॉलिटिक्स के दबाव में बीजेपी पार्टी सामने नहीं आई है और ना ही नीतीश कुमार की चली है, ना ही चिराग पासवान की चली है। करुणा, अच्छा, इस बार का विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को बीजेपी अपने सहयोगी दलों से मिलकर क्या अलग उसको कर पाएगी, अपने जो सदस्य हैं उससे मिलकर? देखिए, सीधे तौर पर हेमंत सोरेन फिलहाल झारखंड में एक मजबूत स्तंभ के रूप में बने हुए हैं। जिस प्रकार से बिहार में कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार, वैसे ही फिलहाल की अभी स्थिति देख लिया जाए तो हेमंत सोरेन के पक्ष में ज्यादातर आदिवासी
वोटों की संख्या या फिर पिछड़े या अति पिछड़े की संख्या जो है, वोटों की संख्या है, वो लगातार हेमंत सोरेन के साथ हमेशा से दिखती आ रही है। वो 2000 जब से बंटवारा हुआ, बिहार से अलग झारखंड हुआ, मतलब कि नवंबर 2000 में बंटवारा हुआ झारखंड का और सरकार बनी नवंबर 2000 में पहली बार। हालांकि सरकार वहां पहली बार बीजेपी नहीं बनाया था, लेकिन तब से वोट बैंकों की हम बात करें तो शिबू सोरेन के साथ हमेशा से दिखाई पड़ी है। वही स्थिति फिलहाल 2024 में भी होने वाला है। लगातार जो मुद्दा है, महंगाई की हो या फिर बेरोजगारी की हो, है ना, या फिर कोयला खनन की हो, या फिर कह ले हम कि तमाम ऐसी मतलब कि माइल से संबंधित मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार हेमंत सोरेन काफी बेहतर वहां पर करते आए हैं। अगर नौकरी देने की भी बात की जाए तो हेमंत सोरेन लगातार वहां पर भी वैकेंसियां निकाल रहे हैं, सरकारी नौकरियां वो भी दे रहे हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी सेंधमारी करने में बिल्कुल भी पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आदिवासी वोटरों की जो संख्या है वो लगातार हेमंत सोरेन के साथ हमेशा से दिखती है। और इस बार भी कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ ही वो आदिवासी वोट बैंक तब्दील होगी वोटों में। अच्छा, आदिवासी वोट बैंक को लेकर, क्योंकि 2019 का भी जो चुनाव था उसमें हेमंत सोरेन का को मतलब काफी बड़ी संख्या में सिर्फ आदिवासी समुदाय से उनको मतलब एक तरीके से कह सकते कि मदद मिली थी वोट अपना सरकार बनाने में। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी उनकी मदद को ले पाएगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बनता। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हेमंत सोरेन के लिए वहां पर सबसे प्लस वाली फैक्टर क्या है कि आदिवासी समाज के लिए उन्होंने किया है। भले ही बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह लगातार जब वो झारखंड दौरा पे जा रहे थे तो आदिवासी समाज को तोड़ने की, मतलब कि कह ले कि वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश और उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आती थी, चाहे वो भाया मीडिया हो चाहे मंच के माध्यम से हो, तो लगातार 2-3 मुद्दा को लेकर के बीजेपी झारखंड में काम कर रही है। पहला मुद्दा क्या है, घुसपैठियों की, मतलब कि घुसपैठिया आकर के आदिवासी समाज के मतलब कि बेटियों के साथ वहां पर शादी कर रहे हैं ताकि वहां पर उन्हें मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, स्थापित हो सके वो अपने आप को, है ना। तो बीजेपी इस मुद्दा को काफी भुना रही है कि आदिवासी समाज की जो जमीन है वो घुसपैठिए अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी के बातों में आए, बहकाव में आए, है ना। लेकिन सोरेन सरकार वहीं यह लगातार कहते आ रही है कि कोई घुसपैठी हमारी राज्य में नहीं हो पा रही है, कोई घुसपैठी आकर के यहाँ पर अपना निवास बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी का बिल्कुल निराधार गलत आरोप है ना। लेकिन बीजेपी दो चीजों को लेकर के वहां पर आक्रामक दिख रही है और इस चुनाव में भी लगातार आक्रामक दिखने की कोशिश करेगी। पहला एक हिंदुत्व, है ना, मुस्लिमों को लेकर के, और दूसरा आदिवासी कार्ड खेल करके। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आदिवासी मतलब कि काफी संघर्षशील रहे हैं, उनके डीएनए में संघर्ष रहा है। आप शुरू से जब देख लीजिए, देश की आजादी से पहले से लेकर के और अभी तक उन लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है और वो भली भांति जानते हैं कि कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर कर सकती है ना। 2019 के चुनाव में उन्हें लगा कि नहीं, सोरेन को मौका देना चाहिए, है ना, जेएमएम को मौका देना चाहिए। जेएमएम को 30 सीट उन लोगों ने दिया, यानी कि महागठबंधन में वहां पर 16 सीट कांग्रेस को लोगों ने दिया वहां पर और 1 सीट आरजेडी को दिया, यानी 47 सीटों के साथ समर्थन के साथ वहां पर हेमंत सोरेन सरकार में बने हुए हैं। जबकि बीजेपी की हालत काफी खराब हो गई थी, 25 सीट पर सिमट गई। जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी झारखंड चुनाव में और सिर्फ 81 सीटों में से 25 सीटों पर सीमित कर रह गए। तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि 2019 से लगातार जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जो आदिवासियों की संख्या है, वो लगातार हेमंत सोरेन सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बीजेपी को इसमें सेंधमारी करने के लिए बहुत बड़ा दाव चलना पड़ेगा। उन लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को लेकर के इसका अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा ताकि आदिवासी समाज के लोग आकर्षित हो सके बीजेपी के प्रति। अच्छा, ओबीसी समाज भी है, इस बार किसके तरफ होगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है वहां पे। देखिए, ओबीसी समाज की हम बात कर ले करुणा, अगर झारखंड में, तो अब नीतीश कुमार भी चले गए हैं बीजेपी के साथ, है ना। तो कुर्मी समाज की काफी संख्या अधिक है। ओबीसी समाज में हम बात करें तो कुर्मी समाज काफी अच्छा है वहां पे संख्या में। तो नीतीश कुमार के जाने से कुर्मी समाज का वोट बैंक वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। पहले से आजसू पार्टी उनकी है ही, है ना, सुदेश महतो की, तो वो चीजें हो गई। और रही बात है कि अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट की हम बात कर ले, अगर दलित की बात कर ले, तो चिराग पासवान को बीजेपी ने इसीलिए लिया है ताकि वहां की जो दलित समाज की वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ मिल सके, बीजेपी को वो कन्वर्ट हो सके। रही बात ओबीसी समाज की, तो ओबीसी समाज वहां पर शुरू से कह ले हम, खासकर यादव समाज जिस तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी, क्योंकि राजद शुरू से ही लड़ते आई है वहां पे, जिसके तरफ उनका गठबंधन रहता है राजद पार्टी की, उधर यादव समाज भी एक बड़ा हिस्सा है।
ओबीसी समाज की, वो उधर जाता है। तो राजद पार्टी जो है वो फिलहाल इंडिया गठबंधन में है और सोरेन सरकार के साथ मिलकर सरकार चला रही है। यानी कि ये साफ तौर पर है कि यादव समाज का वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, जो ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है यादव समाज। रही बात कुर्मी समाज की या कुशवाहा समाज की या फिर बनिए वर्ग की, तो वो बीजेपी के साथ कन्वर्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ओबीसी का जो समाज है लगभग 70 से 80% बीजेपी को वोट करने वाला है। फिलहाल के चुनाव में स्थिति यही सामने आ रही है। अच्छा, हिंदुत्व का भी बड़ा मुद्दा उठता है बीजेपी के साथ कि बीजेपी जब भी कहीं भी चुनाव होती है तो वो हिंदुत्व का मुद्दा उठाता है। इस बार झारखंड में ये कार्ड चल पाएगा? देखिए, हिंदुत्व की कार्ड लगातार जब से मतलब कि केंद्र की हम बात कर ले 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद ओबीसी और हिंदुत्व कार्ड ही था बीजेपी का। और बीजेपी चाहे वो केंद्र की सरकार बनाने की बात हो या किसी भी राज्य में सरकार बनाने की बात हो, कोई भी राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो, उन सभी में हिंदुत्व कार्ड खेलने की काम करती है बीजेपी। और झारखंड चुनाव में भी करने का हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पोस्टर बॉय हम कह ले हिंदुत्व का, तो हेमंत बिस्व शर्मा को ही माना जाता है जो असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को लगभग 7-8 महीने से वहां पर प्रभारी बना करके झारखंड में कैंपेनिंग के लिए उतारा गया है। और वो लगातार मतलब मुस्लिमों को लेकर के आक्रामक भी रह रहे हैं और लगातार वैसा बात कर रहे हैं जो हिंदू के पक्ष में हो। तो हिंदुत्व कार्ड खेलने का काम बीजेपी कर रही है और आने वाले दिनों में मंचों से भी हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी बीजेपी कोशिश करेगी। क्योंकि अगर झारखंड की हम मुस्लिमों की बात कर ले तो लगभग 14 से 15% आबादी मुस्लिमों की है झारखंड राज्य में। तो उस आबादी के साथ बीजेपी अपने आप को कभी भी नहीं जोड़ती है। यानी कि मुस्लिम समाज की जो आबादी है, जो वोट बैंक है, वो बीजेपी को चाहिए भी नहीं। बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के खुलकर बोलते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग तो वोट देते नहीं है, इसलिए हम उनकी बात क्या करें, हमारी पार्टी हिंदुत्व की बात करेगी। तो 15% जो 14 से 15% जो मुस्लिमों की वोट बैंक है, उसकी राजनीति बीजेपी वहां पर करने वाली नहीं है। सीधे तौर पर 85 से 86% वोट बैंक की राजनीति बीजेपी वहां पर करने वाली है। और हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल बीजेपी खुले तौर पर मंचों से इस बार खेलने वाली है। एक सवाल और है संजीव, क्योंकि ये बार बार उठता है कि जो झारखंड है, इस्लामीकरण भी वहां पे बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। आदिवासियों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसा कि आपने एक सवाल में आपने जवाब दिया कि हिंदुत्व मुद्दा है, आदिवासी की बेटी बहनों से शादी किया जा रहा है घुसपैठियों द्वारा जमीन के लिए, लेकिन एक मुद्दा और भी है क्रिश्चियनिटी। क्या इस बार क्रिश्चियनिटी को भी लेकर तो हेमंत बिस्व शर्मा लगातार बोल रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी ने वहां पर इसीलिए उतारा है ताकि आदिवासियों के साथ जो गलत हो रहा है, और सच्चाई यही है कि वहां पर आदिवासी समाज अपने धर्म को छोड़ करके कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रही है। और जो घुसपैठी आकर के वहां पे रह रहे हैं, यह भी सच्चाई है कि आदिवासी समाज की बेटियों के साथ शादी भी रचा रहे हैं और वहां का निवासी बनने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शादी कर लेने के बाद साफ तौर पर उनको रहने की जगह मिल जाती है, मान सम्मान समाज में मिलने लगती है ना, नागरिकता मिल जाएगी फिर बाद में, क्योंकि उन्होंने शादी कर लिया, रहने का काम करने लगे। इस मुद्दा को लेकर के लगातार बीजेपी हावी है और इसको भुनाने का काम सीधे तौर पर कर रही है कि मुस्लिमीकरण जो है ना, कह ले कि हम मुस्लिम, हाँ, इस्लामीकरण कह ले, तो उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग थोड़ा सा अनपढ़ होते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत अनपढ़ होते हैं, उनमें जागरूकता की कमी होती है, उनमें शिक्षा की अभाव है, आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी, है ना, काफी कमजोर है आदिवासी समाज के लोग। तो उनको जिस प्रकार से दूसरे जगह से लोग आए हुए जो लोग रहते हैं, जिस प्रकार से वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाँ, बरगला सकते हैं और बरगलाने की पूरी कोशिश वहां पर किया जा रहा है। इसको मुद्दा बनाने की काम कर रही है बीजेपी। चाहती है कि आदिवासी समाज का हम हमदर्द बने और उनकी मुद्दा को उठाकर उन्हें समझाएं, है ना, उन्हें सोचने पर मजबूर करे, ताकि क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपको अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, है ना। तो उस कार्ड को भी पूरी तरह से बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब झारखंड का जो चुनाव है विधानसभा का, अब बहुत जल्द होने वाली है, नवंबर में ही इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, 2 या 1 पे ही सिमट के रहेगी, या फिर से एक बार चर्चा होगा इस पर सीट के बंटवारे को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है? अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आज फर्स्ट न्यूज।